और आज हम एक साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी देखने वाले हैं, यूएफओ स्वीडन। इस कहानी में एक टाउन के लोग अचानक से गायब होने लगते हैं और फोर्थ डायमेंशन में कैद हो जाते हैं कई सालों तक। नवंबर 1988 उनो नाम के एक आदमी को हम रेगिस्तान के बीच देखते हैं। वो वहाँ पर वेदर रिपोर्ट सुनते हुए अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसकी छोटी बेटी डिनीज भी वहाँ पे बैठी हुई थी। दरअसल आज का मौसम प्रेडिक्टेड फोरकास्ट से काफी अलग था और इसी से रिलेट को रिसर्च कर रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी लेनर्ड आ जाता है जो वेदर स्टेशन में ही काम किया करता था। वो कुछ सालों के वेदर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट उनो को देता है। दोनों की बात चली रही थी कि तभी वेदर वाली सिक्योरिटी वहाँ पे आ जाती है। उनो तो गाड़ी लेकर भाग जाता है, लेकिन वह लोग लेनर्ड को पकड़ लेते हैं और उसे काम से निकाल दिया जाता है। 10 साल के बाद डिनीज अब बड़ी हो चुकी है। वहीं उसके पिता उनो अचानक से एक दिन गायब हो गए थे और इसी के चलते वो अलग अलग फॉस्टर होम में रहा करती है। एक शाम को वो और उसके दोस्त ऐसे ही इलीगल फेंस तोड़कर किसी जगह पे चले जाते हैं, पर तभी एक जोर से अलार्म बजने लगता है और सारे बच्चे भागने लगते हैं। पर जैसे ही वो एग्जिट तक पहुंचती है, एक पुलिस ऑफिसर टॉमी उसे पकड़ लेती है। टॉमी डिनीज को पर्सनली जानती थी, इसीलिए वो उसे समझाने लगती है कि तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए वरना तुम्हें फॉस्टर होम से निकाल दिया जाएगा। पर डिनीज इस बात का ध्यान नहीं देती। अब अगली सुबह वो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल देखती है जिसमें एक फार्म पर अजीब सा इंसिडेंट हुआ था। उस फार्म में अचानक से एक लाल कलर की गाड़ी आसमान से आकर गिर गई थी। हैरानी की बात ये थी कि डिनीज इस गाड़ी को पहचानती है। ये उसके पिता की गाड़ी थी और वो तुरंत टॉमी के पास जाकर कहती है कि मुझे यहाँ पे जाना है, ये गाड़ी मेरे पिता की है। लेकिन टॉमी उसे वापस समझाती है कि ये बस तुम्हारा सदमा है कि तुम्हारे पिता गायब हो गए थे, ये तुम्हारे पिता की कार नहीं है। डिनीज फिर भी नहीं मानती और उस रात चुपके से उस फार्म पर पहुंचती है। वहाँ पर पुलिस भी थी, पर उनसे छुपते हुए वो अंदर का रास्ता ढूंढ लेती है और उस गाड़ी की तलाशी करने लगती है। और गाड़ी में उसे उसके पिता के फेवरेट गानों का कैसेट भी मिलता है, जिससे ये श्योर हो जाता है कि ये गाड़ी उन्हीं की है। फिर अब अगली सुबह वो यूएफओ एसोसिएशन में पहुंचती है। यूएफओ एसोसिएशन एक ऐसे लोगों का ऑफिस था जहाँ पे दुनिया भर में होने वाले अलग अलग यूएफओ, एलियन या टाइम ट्रैवल जैसी चीजों पर ये लोग रिपोर्ट किया करते थे। अंदर आने पर वो एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी देखती है जहाँ कुछ सालों पहले बाल्टिक सी के ऊपर से एक प्लेन अचानक से गायब हो गया। काफी समय के बाद आज भी उस प्लेन का कोई अता पता नहीं है। खैर अंदर आने पर वो मेंबर से मिलती है। इस एसोसिएशन के चेयरपर्सन होते हैं लेनर्ड, जो उसके पिता के दोस्त हुआ करते थे, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब डिनीज यहाँ पे उनको बताती है कि फ्राइडे को बारिश होने वाली थी पर नहीं हुई। फिर 5 मिनट के बाद अचानक से एक कार आसमान से गिरी थी। ये कार मेरे पिता की है। क्या ये कोई कोइंसिडेंट हो सकता है या कोई एलियन से रिलेटेड चीज? लेनर्ड अब सबसे कहता है कि हमें इस चीज पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसीलिए सभी मेंबर्स एक ओल्ड वेदर स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं। पर जैसे ही स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पे नई सिक्योरिटी की फेंसिंग डाली हुई थी। सामने ही सिक्योरिटी के अलग अलग कैबिन्स भी थे और वहाँ पे सुपर कंप्यूटर भी रखे हुए थे। डिनीज सजेस्ट करती है कि हमें इन कंप्यूटर्स को हैक करना चाहिए, पर लेनर्ड मना करता है। जिसके बाद ये सभी लोग थोड़ी दूरी पर अपना टेंट लगाकर कुछ रीडिंग्स लेने लगते हैं। पर डिनीज यही मौका देखती है और फेंस तोड़कर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली जाती है कंप्यूटर को ओपन करने के लिए। लेकिन तभी लेनर्ड नोटिस करता है कि दूसरी तरफ से सिक्योरिटी और उस ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज आ रहे हैं। अब इन गाड़ियों को देखकर डिनीज भी बड़े से कंप्यूटर के पीछे छुप जाती है। लेनर्ड ने देखा कि इन टीम में उसकी पुरानी कलीग भी है, किकी। अब लेनर्ड किकी से बात करने जाता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतने बड़े बड़े फेंसेस, इतने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर यहाँ पर क्यों रखे हैं? तब किकी बताती है कि हमने यहाँ पर एलियन की कुछ गतिविधियों को देखने के लिए रिसर्च डिवीजन एस्टैब्लिश किया है। इन दोनों की बातें चली रही थी कि तभी डिनीज एक सुपर कंप्यूटर से डेटा की कुछ डिस्क निकाल लेती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती क्योंकि उसका रास्ता ब्लॉक होता है। लेनर्ड समझ जाता है, इसीलिए वो भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और गाड़ी में बैठकर सीधा गेट तोड़ते हुए अंदर आता है और डिनीज गाड़ी में बैठ जाती है। अब किकी की सिक्योरिटी इन सबके पीछे पड़ जाती है, लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर कुछ बड़ा सा स्पार्क होने लगता है और एक ब्लास्ट होता है, जिसके चलते सभी लोग डर जाते हैं। यही मौका देखकर लेनर्ड और उसकी टीम भाग जाती है। कार में लेनर्ड जल्दी से कहता है कि ये डेटा पढ़ो और मुझे बताओ इसमें क्या है। डिनीज अपने कंप्यूटर को डेटा डिस्क लगाती है और रीडिंग करने पर उसे पता चलता है कि ये एक तरह की ग्रेविटेशनल फील्ड के मेजरमेंट है। वो कहती है कि ऐसे ही इक्वेशन और मेजरमेंट मेरे पिता के नोटबुक में भी रहा करते थे। अब लेनर्ड बताता है कि तुम्हारे पिता यानी उनो, उनका मानना था कि सालों से मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कभी भी मौसम नहीं रहता था। जिस दिन बारिश गिरने वाली हो उस दिन कभी भी बारिश नहीं गिरती थी और उन्हें लगता था कि ये इस कारण हो रहा है क्योंकि कोई अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ छेड़खानी कर रहा है। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी चीज हो सकती है जैसे कि एलियन। इसीलिए तुम्हारे पिता इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। पुलिस भी इनके पीछे ही पड़ी हुई थी। लेकिन इसी दरमियान चौंकाने वाली बात हम देखते हैं, आसमान में अचानक से लाल लाइट दिखने लगती है। ये लोग उस लाल लाइट का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो लाइट आगे जाकर अचानक से गायब हो जाती है। इन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है। काफी देर तक उस एरिया में रुकने के बाद ये लोग वापस अपने अपने घर लौट आते हैं। अगली सुबह ओल्ड वेदर स्टेशन में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तभी टॉमी और किकी दोनों भी सिक्योरिटी फुटेज चेक कर रहे थे। टॉमी का मानना था कि इसके पीछे यूएफओ एसोसिएशन का हाथ है, लेकिन किकी को सिर्फ अपने डेटा डिस्क वापस चाहिए थी। यहाँ दूसरी जगह डिनीज अपने कमरे में डिस्क को स्कैन कर रही थी और तभी टॉमी उसके घर पर आती है। वो पूछती है कि डिनीज तुम पिछली रात कहाँ पर थी? तो डिनीज उसे बताती है कि मैं तो अपने दोस्त के घर पर थी, तुम उसे कॉल करके पूछ सकते हो। अब दोनों की भी कुछ बहस होती है, जिसके बाद टॉमी वहाँ से चली जाती है। अब डिनीज इसके बाद तुरंत यूएफओ एसोसिएशन में आती है। वो कहती है कि मैंने सारा डेटा चेक कर लिया है। दरअसल किकी कई सालों से ग्रेविटेशनल अनोमलीज यानी कि एलियन टाइम ट्रैवल जैसी चीजों पर स्टडी कर रही है। उसने ये सब तब
तब शुरू किया जब मेरे पिता यहाँ से गायब हुए थे। ये सुनकर अब सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस यहाँ पर आ जाती है, इसलिए सभी लोग बैकडोर से निकल जाते हैं। ग्रुप सीधा लेनर्ड के घर पर पहुंच जाता है जो एक जंक यार्ड में रहता था। वहाँ पहुंचते ही लेनर्ड ने सबसे पहले डेनिस को उसके पिता की वही नोटबुक दी जिसमें काफी सारे इक्वेशंस वगैरह थे। खैर पिछली रात को उन्हें वैसे ही लाल लाइट दिखाई दी थी, इसीलिए सभी लोग अलग अलग होकर लोकल से आई विटनेस पूछने लगते हैं ताकि गायब हुए लोग या अजीब घटनाओं के बारे में पता चले। उनके हाथ में काफी सारी चीजें आ जाती है और पता चलता है कि ये सारी घटनाएं एक ही एरिया में हो रही है। डेनिस ने इन सभी ऑब्जर्वेशन का एक मैप पर प्लॉट तैयार किया और धीरे धीरे एग्जैक्ट लोकेशन भी पिन पॉइंट करी जहाँ पर ये सारी घटनाएं हो रही थी। अब इनके बीच में ही कनर नाम का आदमी था जो डेनिस को ही घूरे जा रहा था। लेनर्ड उसे कहता भी है कि तुम भी हमारे साथ काम में शामिल हो जाओ, लेकिन गनर मना करता है। फिर अब यहाँ से ये सभी लोग उस लोकेशन पे जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन गनर इनके साथ नहीं आता। वो तुरंत पुलिस को कॉल लगाता है और पूछता है कि जो रेड कार तुम्हें मिली थी उसका क्या अपडेट है। वही दूसरी तरफ ये सभी लोग उस लोकेशन पर आते हैं और अपनी रिसर्च करने लगते हैं। कोई भी अजीब चीज मिल रही है क्या ये देखने लगते हैं। धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है, तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उस पूरे स्पॉट पर उन्हें कुछ भी गड़बड़ दिखाई नहीं देती। डेनिस अब ये सब कुछ देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिता कैसे गायब हुए हैं। उनकी सोच के वो करीब आ रही है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और गुस्से में चली जाती है। वही दूसरी जगह पे किकी के ऊपर अब एक इंक्वायरी बैठी थी क्योंकि पिछले रात जो भी अटैक हुआ था उसके बाद इंस्टीट्यूट काफी स्ट्रिक्ट हो गई थी। खैर अब मीटिंग के बाद टॉमी उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि यूएफओ एसोसिएशन कहीं गायब हो चुका है। अगर उन्होंने किसी भी कंप्यूटर में डिस्क को लगाया तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। तो किकी अपना लैपटॉप उसे देती है चेक करने के लिए। तो यहाँ दूसरी जगह डेनिस का मूड अच्छा करने के लिए सभी लोग जंक यार्ड में थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर रहे थे कि डेनिस अब उनकी ऑफिशियल मेंबर बन गई है और उसे यूएफओ का एक बैच भी देते हैं। ये सब शेयर कर रहे थे। इसी दौरान गनर वहाँ आता है। उसने पुलिस से वही लाल गाड़ी खरीद ली थी। वो गाड़ी देखकर डेनिस का पूरा मूड ही ऑफ हो जाता है, पर जैसे ही डेनिस कार को देखती है वो चौंक गई और कहती है कि ये वो कार नहीं है जो मैंने फार्म में देखी थी। उस कार में मेरे पिता का फेवरेट कैसेट भी था। तभी गनर ने वैसा ही एक कैसेट अपनी जेब से निकाला और कहा, ये कैसेट तुम किसी भी फ्ली मार्केट से खरीद सकती हो। तुमने जो भी रिपोर्ट कहा था वो सब कुछ झूठ था। तुम्हारे पिता की कार कहीं पर भी गायब नहीं हुई है और तुम बस मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। अब डेनिस के पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था अपनी बात साबित करने के लिए, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी उसके घर के बाहर टॉमी उसका वेट कर रही थी। अब टॉमी उसे किकी का लैपटॉप देते हुए कहती है, जो भी डिस्क उस सेंटर से गायब हुई है उसका आईपी एड्रेस मुझे ढूंढ कर दो। अब डेनिस एक हैकर होती है, इसीलिए वो आसानी से ये काम कर सकती थी। डेनिस भी हाँ कहती है और लैपटॉप ले लेती है, लेकिन डिस्क कहाँ लोकेट हुई है ये सर्च करने के बजाय वो किकी का और भी इम्पोर्टेंट डेटा अपने लोकल ड्राइव में कॉपी कर लेती है। जिसके बाद वो टॉमी को लैपटॉप दे देती है और कहती है कि मुझे एक्सेस ही नहीं मिल रहा है और अंदर चली जाती है। अब टॉमी भी वापस जा ही रही थी कि तभी उसे गार्डन में डेनिस का वो बैच मिलता है यूएफओ वाला जो उसके पॉकेट से गिर गया था। ये देखकर वो समझ जाती है कि डेनिस भी यूएफओ से मिली हुई है। वो तुरंत डेनिस को पकड़ने के लिए आती है, लेकिन तब तक डेनिस वहाँ से भाग चुकी थी। डेनिस सीधा एसोसिएशन पहुँचती है और जो अभी भी नया डेटा उसके हाथ लगा था उसे स्कैन करने लगती है। और तब उसने देखा जिस दिन वो लाल लाइट टाउन में आई थी उसी दिन एक लेक के नीचे कुछ ऑब्जेक्ट मिला है। अब वो तुरंत लेनर्ड को कॉल की और सारी चीजें बताकर वहाँ जाने लगी, लेकिन तभी वहाँ पे गनर आता है और उसने डेनिस को धमकाने की कोशिश की कि अगर तुमने एसोसिएशन नहीं छोड़ा तो बहुत ही बुरा होगा। डेनिस डरकर वहाँ से भाग जाती है और सीधा लेनर्ड के घर जाती है जहाँ पे यूएफओ के बाकी के मेंबर्स भी थे। अब सभी लोग लेक में जाने लगते हैं। उन्होंने अपने साथ एक क्रेन भी ली थी ताकि जो भी ऑब्जेक्ट है उसे ठीक से निकाल पाए। अब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और पानी के अंदर उन्हें एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब क्रेन से उस ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ पर कोई यूएफओ नहीं बल्कि उन्हें पानी के नीचे एक प्लेन मिलता है। लेकिन वो प्लेन को निकालते वक्त बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और क्रेन का ट्रक होता है उसका बेडिंग भी टूट जाता है। किसी तरह उनकी जान बच जाती है, लेकिन प्लेन को देखकर डेनिस का मूड वापस से ऑफ हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि अब तो वो अपने पिता के सर्च के करीब पहुंचेगी, लेकिन अभी भी उसके हाथ निराशा ही आई थी। इस बात से गुस्सा होकर वो यूएफओ मेंबर्स को ही उल्टा सीधा कहने लगती है कि तुम लोगों की रिसर्च कुछ भी ठीक नहीं है, तुम लोगों के पास ठीक से इक्विपमेंट भी नहीं है चीजें करने के। ये सब कुछ सुनकर एसोसिएशन के मेंबर नाराज होकर चले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस वहाँ आती है और डेनिस को अरेस्ट कर लेती है। वही लेक से जो प्लेन मिला था वो भी अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी कार से डेनिस की नजर उसी प्लेन पर जाती है और उसे याद आता है ये तो वही प्लेन है जो सालों पहले गायब हुआ था, जिसके बारे में उसने यूएफओ के ऑफिस के न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अब वो टॉमी को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन टॉमी मना कर देती है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। जिसके बाद डेनिस देखती है कि टॉमी सेफ है। वो बिना किसी देरी के वहाँ से भाग निकलती है। डेनिस एसोसिएशन में आती है जहाँ सबसे पहले वो लोगों से माफी मांगती है, जिसके बाद उन्हें बताती है कि जो प्लान गायब हुआ था वही प्लेन लेक से मिला है। वो एग्जैक्टली उसी तरह से आया है जैसे मेरे पिता की कार आई थी। मेरे पिता ने सब कुछ पहले से ही कैलकुलेट कर दिया था। डेनिस को और रिसर्च के लिए किकी के पास जाना था क्योंकि उसे सारी चीजें पता हो सकती थी। अब लेनर्ड उसका साथ देने के लिए मान जाता है और दोनों भी सीधा इंस्टीट्यूट में किकी के पास पहुंचते हैं। डेनिस उन लोगों को नोटबुक उसके सामने रखती है और कहती है कि जैसे कार गायब हुई थी वैसे ही प्लेन भी आया था और ये मेरे पिता ने पहले से ही प्रेडिक्ट किया था 10 साल पहले। पहले तो किकी को ये सब कुछ नॉनसेंस लगता है, पर इक्वेशन देख के उसे एक ब्रिलियंट सोल्यूशन मिलता है और उस इक्वेशन को वो तुरंत अपने डेटा में डालने लगती है कंप्यूटर पर। इसी बीच में बाकी के एसोसिएशन वाले भी उनकी मदद करने के लिए निकल जाते हैं। वही गनर को ये सब कुछ पसंद नहीं आता, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करके
के कहता है कि यूएफओ वाले किकी के लैब में हमला करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए अब सारी पुलिस फोर्स किकी के लैब के पीछे आने लगती है। या दूसरी तरफ किकी, लेनर्ड और डेनिस काफी देर तक रिसर्च कर रहे थे और फाइनली किकी को सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। वो कहती है कि ये ग्रेविटेशनल अनोमलीज असल में आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक तो ब्लैक होल एक वर्म होल से कनेक्टेड हो सकते हैं और स्पेस एंड टाइम के दो अलग अलग पॉइंट्स एक साथ मिल सकते हैं एक शॉर्टकट की तरह, जो स्पेस एंड टाइम दोनों को क्रॉस करता है। और यहाँ पर असल में यही हुआ था। दरअसल किसी ने वर्म होल ओपन किया था, जिसके चलते उनो की कार और एयरप्लेन वर्म होल के थ्रू अलग अलग जगह पर चले गए और इसी में तुम्हारे पिता भी गायब हो गए हैं। वो आगे बताने ही वाली थी तभी डोर पर जोर जोर से नॉक होता है। पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। अब डेनिस ने फटाफट डेटा कॉपी किया और भागने लगी, लेकिन टॉमी उसके सामने आ जाती है, जो हार्ड ड्राइव सीधा तोड़ देती है। अब लेनर्ड भी पकड़ा जाता है और इन दोनों को भी बाहर लेकर आते हैं, लेकिन तभी पुलिस के कार के बीच में एक दूसरा व्हीकल आ जाता है। ये थे एसोसिएशन के लोग जो इनकी मदद करने के लिए आ रहे थे। अब पुलिस उन पर फायरिंग करने लगती है, इसीलिए वो लोग भाग जाते हैं। पर डेनिस ने पहचान लिया था कि ये उसके पिता की कार है जो वर्म होल से गायब हुई थी आज ही के दिन। अब पुलिस का ध्यान भटका कर वो और लेनर्ड सीधा गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी फुल स्पीड में लेकर ये लोग भाग जाते हैं। अब इनके पीछे पुलिस भी लगी हुई थी। तभी ऑन द वे डेनिस लेनर्ड को समझाती है कि वर्म होल ने उसके पिता की कार को बांध में भेजा था और प्लेन को एक लेक में गिरा दिया पर फ्यूचर में। अब पुलिस से बचने के लिए डेनिस एक पार्किंग के फ्लोर के ऊपर निकल जाती है और टॉप पे चली जाती है, लेकिन टॉमी वहाँ पर उसी का इंतजार कर रही थी। वो इन दोनों को सीधा गन पॉइंट पे पकड़ती है। इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। तभी लेनर्ड ने कहा कि आज के दिन अगर ये कार वर्म होल में ट्रैवल करते हुए अगर बांध में चली जाएगी तो हम यहाँ से कूद भी जाते हैं तो भी मरेंगे नहीं, क्योंकि हम सीधा वर्म होल में ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये सुनने के बाद डेनिस सीधा फुल स्पीड में गाड़ी लेती है और ब्रिज से नीचे सीधा कूदी मार देती है, लेकिन ये कार हवा में ही कहीं गायब हो जाती है। वही टॉमी देखने लगती है कि कार कहाँ गई। तभी पूरे शहर के ऊपर रेड फ्लैशेस चमक रहे थे, यानी कि वर्म होल ओपन हो गया था। वही कार वर्म होल से ट्रैवल करते हुए इन दोनों के साथ बांध के अंदर आ जाती है, पर वर्म होल की ग्रेविटेशनल अभी भी फोर्सफुल थी, इसलिए ये लोग वर्म होल में ट्रैवल करते हुए दूसरी तरफ चले आते हैं। ये एक स्नोई फील्ड थी, शायद एक अलग प्लेनेट था। लेनर्ड काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। वही डेनिस सामने एक बहुत ही बड़ी रोशनी देखती है, मानो कुछ तो बहुत ही जोर का चमक रहा था। वो पास देखने जाती है कि तभी वहाँ पर एक आवाज उसे सुनाई देती है कि डेनिस जल्दी से यहाँ से चलो, वर्म होल बंद होने वाला है। वो जब देखती है तो वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उसके पिता होते हैं जो उसे बुला रहे थे। अपने पिता को देख वो खुश होती है, पल भर के लिए वो उनसे मिलने के लिए भी जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर लेनर्ड पर जाती है जो बेचारा जख्मी वहाँ पे पड़ा हुआ था। वो उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। पिता को 2 मिनट रुकने के लिए कहकर वो भाग के सीधा लेनर्ड के पास आती है और उसे बांध तक लेकर जाती है, लेकिन तभी वापस एक जोर का धमाका होता है। वही रेड कार दीवार से होते हुए उनके ऊपर से चली गई, जिसके बाद डेनिस और लेनर्ड वापस से स्नोई फील्ड में गिर जाते हैं। ऊपर देखा तो वो लाल लाइट चमक रही थी। फिर से दूसरे ही पल में सब कुछ बदल जाता है और ये लोग वर्म होल से ट्रैवल करते हुए एक दूसरे समय में चले आते हैं और वर्म होल बंद हो जाता है। सब कुछ शांत हो गया था। इन्हें पता नहीं ये लोग कहाँ आए हैं। तभी वहाँ पे एक नाइट घोड़े पर आता है और कहता है 14वीं शताब्दी में आपका स्वागत है। लेनर्ड कंफ्यूज होकर आसपास देखने लगता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये लड़का एक नाटक कंपनी में काम करता है और असल में वो अपने सही टाइमलाइन में यानी कि 1998 में आ गए हैं। अब डेनिस उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल में चली आती है। इसके बाद वो एसोसिएशन वालों को कॉल करती है और उन्हें हॉस्पिटल बुलाती है और सारा किस्सा बताती है। सभी लोग खुश थे कि ये लोग वापस आ गए हैं। उन्हें गायब हुए 2 दिन हो गए थे। वही वर्म होल में इन्होंने बस 30 सेकंड बिताए थे। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। आगे डेनिस अब और रिसर्च करने लगी थी कि ये वर्म होल यहाँ पे कैसे अपीयर हो रहे हैं और उसे अगर वापस अपने पिता से मिलने जाना है तो ये वर्म होल कैसे ओपन कर सकती है, उसके पिता की एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, कोई और जगह या कोई और प्लेनेट। डेनिस अब एक नई उम्मीद के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी ताकि एक ना एक दिन वो अपने पिता से मिल ही जाएगी। और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। दोस्तों ये कहानी थी उनो स्वीडन, एक स्वीडिश मूवी है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।